बहुत स्वागत एक बार फिर आप सभी का कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। ब्रेक से पहले बिहार की बात की। अब मैं आपको दिल्ली में जो ये ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ, इसमें 12 लोगों की मृत्यु हो चुकी है अभी तक के अपडेट के मुताबिक। और ये 14 साल के बाद दिल्ली के अंदर इस किस्म का कोई वाकया हुआ था, मोदी सरकार में तो पहली बार। और इसमें जो अभी एक बात नहीं पूरी तरह डिकोड हुई है कि ये सुसाइड बॉम्बिंग थी या उससे गलती से एक अनस्टेबल बॉम्ब जो था वो अपने आप फट गया पैनिक में। आगे हम बात करेंगे तो सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। एक सबसे पहले मैं आपको एक जो अभी की जानकारी है वो दे देता हूं कि रीसेंट अपडेट ये है कि सुरक्षा एजेंसियां 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट की तलाश अभी भी कर रही हैं। 300 केजीज 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट अभी भी उनको लगता है कि इन लोगों ने कहीं शायद छुपाया हुआ हो। फरीदाबाद से लेकर लखनऊ और जम्मू कश्मीर तक ताबड़तोड़ रेड चल रही हैं। कई एजेंसियां और कई राज्यों की पुलिस इसमें लगी हुई है। जम्मू कश्मीर के खास तौर पर कई जिलों में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चला रखा है और सुरक्षा एजेंसियों को पुख्ता जानकारी इस बात की है कि इन आतंकवादियों के पास 3200 किलो एक्सप्लोजिव था, 3200 किलो, जिसमें से 2900 किलो बरामद हो चुका है। लेकिन 300 केजीज एक्सप्लोजिव अभी भी बाकी है जो नहीं मिला। इसमें वो भी जोड़ लीजिए जो इस्तेमाल हुआ इस बॉम्बिंग के अंदर, उसके अलग, उससे अलग 300 किलो होना चाहिए। इसकी तलाश में देश के कई हिस्सों में हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं। जो ये जितने आतंकवादी डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं, ये सारा इतना इन्होंने असला, इतना विस्फोटक कहां से जमा किया? तो अब जो कुछ जानकारियां हैं उसके मुताबिक ये बांग्लादेश के रास्ते जाता था पहले नेपाल, और नेपाल के जरिए आता था हिंदुस्तान। किसी फर्टिलाइजर कंपनी से अमोनियम नाइट्रेट चोरी किया गया है। अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर है, इसका दूसरा उपयोग ये आतंकवादी इस तरीके से करते हैं। तो हो सकता है कि किसी कंपनी ने इंपोर्ट किया हो या कहीं से ऑर्डर किया हो और उसका स्टॉक चोरी किया इन लोगों ने और इनके पास कुल 3200 केजी की खेप हिंदुस्तान में आई, जिसमें से 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट अभी भी रिकवर नहीं हो पाया है। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट था। अब दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो जांच चल रही है उसमें कई अहम बातें निकल के आ रही हैं। लेटेस्ट जानकारी जो है वो ये भी है कि डॉक्टर्स का ये टेरर नेटवर्क इसी साल 26 जनवरी को कोई बड़ा कांड और बड़ा धमाका करने का इरादा रखता था। 26 जनवरी पर हमले को लेकर प्लानिंग करीब एक साल से ये लोग कर रहे थे। मतलब पिछला पूरा साल इन्होंने इसको लेकर प्लान किया कि 2025 जनवरी में 26 जनवरी पर हम दिल्ली में कुछ हमला करेंगे। जनवरी के पहले हफ्ते में लाल किले की इन डॉक्टर्स ने रेकी भी की है। इसमें डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल का नाम आ रहा है। 26 जनवरी को बॉम्ब ब्लास्ट की साजिश का खुलासा खुद फरीदाबाद मॉड्यूल के डॉक्टर ही कर रहे हैं, खासकर डॉक्टर मुजम्मिल जो सहारनपुर से पकड़ा गया था। इस डॉक्टर ने बताया, वैसे तो मेरा मन ही नहीं करता इनको डॉक्टर बोलने का सर, क्या करें, बड़ा अजीब लगता है, लेकिन खैर ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद भी इनके दिमाग में ये था। ठीक है, तो आतंकवादी डॉक्टर मुजम्मिल ने पूछताछ में ये बताया है कि उसने उमर के साथ लाल किले की रेकी भी की थी। मुजम्मिल के फोन का जो डेटा डंप लिया गया है उससे ये सब कुछ पता चला। उसके मुताबिक दोनों ने रेड फोर्ट की रेकी जनवरी महीने में इस बार कर ली थी। अब पूछताछ में जांच एजेंसीज को ये भी ये लोग बता रहे हैं कि 26 जनवरी का लाल किले को टारगेट करने का इनका इरादा था, लेकिन जब ये कामयाब नहीं हुए तो फिर उन्होंने दिवाली तक इंतजार करने का सोचा कि हम दिवाली पर भीड़ भाड़ वाली जगह को निशाना बनाएंगे, लेकिन वो प्लान भी फेल हो गया। और आखिरकार फिर 10 नवंबर की शाम को करीब 7 बजे उमर ने यह ब्लास्ट किया। लेकिन ये प्लान्ड ब्लास्ट नहीं था, ऐसा कुछ सोर्सेस का कहना है। यह सब कुछ पैनिक में हुआ, क्योंकि जो उसकी वजह इस निष्कर्ष पर पहुंचने की एजेंसियों की यह है, इस विस्फोट के बाद ना छर्रे मिले, ना कोई मेटल के टुकड़े मिले जिससे से ज्यादा नुकसान हो। ये तो उसी दिन से लगातार बात हो रही है, 10 तारीख से ही। और दूसरा ये कि एजेंसी से कह रहे हैं कि अगर इसको मान लें कि ये सुसाइड बॉम्बिंग है और इसके पास एक आईईडी था जो इसको ब्लास्ट करना था, तो चलती गाड़ी में नहीं करेगा, या तो गाड़ी को जो है किसी टक्कर मारेगा कहीं पर, जहां पुलिस के लोग हो या जो भीड़ भाड़ की जगह हो, वहां पर सीधे किसी निशाने पर जाएगा और भिड़ जाएगा, या फिर गाड़ी रोकेगा एक जगह पर जहां मैक्सिमम कैजुअलिटी हो भीड़ भाड़ के बीच में जाकर के, और वहां ब्लास्ट करेगा। अब इसको कोई पार्किंग का डर तो था नहीं भाई, इसका अगर सुसाइड बॉम्बर है तो उसको तो बस कहीं भी जाके गाड़ी खड़ी करके और ट्रिगर दबाना था। वो चलती गाड़ी में, स्लो मूविंग गाड़ी में रेड लाइट पे करेगा सुसाइड बॉम्बिंग, इस पर एजेंसियों को पूरा एतबार इस बात पे नहीं है। फिर भी वो हर लिहाज से इसकी जांच कर रही हैं। तो ये एक बड़ा मतलब उनका ध्यान इस बात पर जा रहा है, उनका निष्कर्ष इस बात पर जा रहा है कि हो सकता है ये पैनिक में किया इसने, क्योंकि इसके साथी पकड़े गए थे,
फरीदाबाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया था, और पुलिस को यह मालूम था कि डॉक्टर उमर फरार है। यह भी इंपॉर्टेंट है। पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, ऐसा नहीं है कि यह रडार से गायब हो गया था, इसकी तलाश जारी थी। उसी पैनिक में उसने उसी शाम, जिस दिन फरीदाबाद में 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला, फरीदाबाद की पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसने शाम को लाल किले जाकर के क्या तो किसी के निर्देश पर यह विस्फोटक कहीं और ले जाना चाह रहा था, और गलती से एक अनस्टेबल बॉम्ब वो डेटोनेट हो गया और वो फट गया, और उसमें ये जो एक कैजुअल्टी हुई है। अब दिल्ली ब्लास्ट में इस वक्त एक और खबर हमें मिल रही है कि उमर और मुजम्मिल ने तुर्की की यात्रा भी की थी, और जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से ये लोग मिले थे। उमर और मुजम्मिल दोनों के पासपोर्ट में तुर्की का स्टैंप है। अब तुर्की भी आ गया, देखिए इस पूरी कहानी के अंदर। विजय जी, कि जो जानकारी मुझे भारत सरकार के जो हाई ऑफिशियल से इस बारे में, वो 2-3 चीज़ें मिली। एक तो ये जिस पर हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि एक्ट ऑफ टेरर को लेकर, तो सुरक्षा एजेंसियों ने अभी तक जो अनाउंस नहीं किया एक्ट ऑफ टेरर, वो उसकी वजह ये मानते हैं कि ये मतलब प्लान्ड वे का एक्सप्लोजन नहीं है, वो पैनिक अटैक के तौर पर है, और पैनिक अटैक बम ब्लास्ट को टेरर अटैक नहीं माना जा सकता। मतलब जो भी उनके गाइडलाइंस होती हैं या जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें, पहली बात ये पैनिक अटैक है। उन्होंने कहा कि भाई पुलिस या जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी उनकी पकड़ में वो आने वाला था, उससे पहले वो हो गया गलती से। प्लान्ड अटैक नहीं माना सरकार ने अभी तक, इसलिए सरकार ने अभी तक इसको एक्ट ऑफ टेरर के तौर पे नहीं कहा। लेकिन आज शाम को 3:30 बजे प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, उसके बाद 4:30 बजे के करीबन जो होम मिनिस्टर हैं वो और NSA डोवाल साहब वो उनको ब्रीफ कर रहे हैं। उसके बाद 5-5:30 बजे NSA और कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग है। उसके बाद सुनी थी ना, उसके बाद CCS है, और उसमें तय होगा कि आगे की क्या रास्ता अपनाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए। ये सारा प्रोसेस अभी चल रहा है, इसमें ये सारी बात है। लेकिन जो बात हम लोग कल कर रहे थे उसी पर उन्होंने कहा कि भाई ये पैनिक बम ब्लास्ट है, पैनिक के तौर पर ब्लास्ट किया गया इसको, क्योंकि आप कह भी देंगे एक्ट ऑफ टेरर तो उसको एक पैरामीटर्स के तौर पर आपको प्रूव वो सर आगे बात करते हैं। मतलब हाँ, इतना तो है कि या पैनिक मतलब इसने हड़बड़ी में इन्होंने सोचा, उमर ने सोचा कि भाई अब मुझे कहीं तो इसको करना ही पड़ेगा, पड़ेगा हाँ। तो इसने लाल किले पे कर दिया, या ये यूज करना ही नहीं चाहता था और वो गलती से हो गया, एक अनस्टेबल बम था। ये दोनों बातें ठीक है, लेकिन इतना बिल्कुल तय है कि वो 10 तारीख का दिन और लाल किला, ये इनकी लिस्ट, इनका प्लान नहीं था उस रोज वहां पर जाकर करने का। ये क्लियर है, क्योंकि बाकी लोग पकड़े जा चुके थे। अब दिल्ली में धमाके के बाद जांच एजेंसियां जो हैं वो पूरी तरीके से इसकी सारी ट्रेल पकड़ लेना चाहती हैं कि देश में आतंक का ये नया सेंटर जो है, खासकर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी कैसे बन गई भाई। आप भी सोचिए, यूनिवर्सिटी है, मेडिकल की पढ़ाई होती है, वहां से 4-5 डॉक्टर जो हैं ये आतंकवादी निकल आए। अब ये इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको मैं थोड़ा बता देता हूं, सबूत लेने के लिए वहां से, और क्या इनके नेटवर्क में और लोग थे यूनिवर्सिटी के। रोजाना वहां पर जाकर के एजेंसियों की तफ्तीश होती है, वहां पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स से लेकर वहां पर जो स्टाफ एम्प्लॉयड है, सब जांच एजेंसियों की रडार में है। बहुत से लोग सस्पेक्ट हैं, कुछ लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। इनफैक्ट 10 स्टूडेंट्स से अभी भी पूछताछ चल रही है वहां के, और सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये साउथ कश्मीर के रहने वाले हैं। खास बात यह है कि ज्यादातर बच्चे जो हैं यहां पर पढ़ने वाले, इनके पास अपनी कार है, अपनी कार से आते हैं। ये दिल्ली को दहलाने के लिए जिस कार का धमाके में इस्तेमाल किया गया था, उससे धमाके से पहले 11 दिन तक अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में ये गाड़ी खड़ी रही थी। 10 नवंबर को डॉक्टर उमर घबराहट में कार को लेकर के दिल्ली आ गया था, और उसी दिन जो है ये धमाका हुआ। अब मुझे तो कल किसी ने यह भी बताया कि इस यूनिवर्सिटी में बड़ी तादाद में कश्मीर से आने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ते हैं, 250 से ज्यादा। ये एक लाइन जोड़ दो, आपने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया, एक लाइन जोड़ देता हूं कि जो एजेंसीज को ये सारा जो सूत्र मिला, कनेक्ट मिला, जो आपने कश्मीर की बात की ना, इसीलिए कि 21 दिन पहले वहां पर कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के कुछ पोस्टर लगाए गए। जी बिल्कुल, तो उसी से कनेक्ट अभी वो सारी कहानी बताऊंगा सर। फरीदाबाद तक एक्चुअली आज हम लोग एक एक कैरेक्टर की बात करना चाहते हैं, क्योंकि सबका एक बहुत अहम रोल मतलब वो है। जानकारी, लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी में क्या, कश्मीर से एक्चुअली देखिए, कश्मीर में से जितने बच्चे बाहर देश में पढ़ने आते हैं, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें, मैनेजमेंट की करें या डॉक्टरी की करें, उसमें एक चीज दिखाई देती है कॉमन, क्योंकि वो लोग हैं वो और राज्यों के अंदर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो बहुत सी जगह आपको ऐसा मिलेगा कि किसी एक इंस्टीट्यूट में या किसी एक यूनिवर्सिटी में कश्मीर के एक रीजन के बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए जाएं। वो उनके माँ बाप को लगता होगा कि भाई हमारे आस पड़ोस के जान पहचान के बच्चे हैं, ये 4-5 लोग हैं सेम कल्चर के, ये एक साथ पढ़ेंगे तो ठीक है, ये मैं मान सकता हूं इस बात को। मगर ये इस यूनिवर्सिटी को ये सारे डॉक्टर क्यों चुन रहे थे? ये सारे डॉक्टर पढ़े हुए कश्मीर के थे,
ये आप अंदाजा लगाएं, सब कश्मीर के पढ़े हुए लोग थे। और ये पिछले 3-4 साल में सब लोगों ने इसी यूनिवर्सिटी को क्यों चुना? ये कहीं भी काम कर सकते थे। ये सब एक दूसरे को जानते थे पहले से, स्टूडेंट लाइफ से जानते थे कुछ लोग तो, और उसके बाद नौकरी कश्मीर छोड़ के फरीदाबाद के इसी अस्पताल में नौकरी करने के लिए क्यों आ रहे थे? कहीं भी हो सकते थे। मान लीजिए कि इनको आतंकवादी कहीं बनना था, तय था कि इनको कुछ हमला करना है, वाई फरीदाबाद एंड फरीदाबाद बेबी, वाई ओनली दिस प्लेस? ये सवाल तो है ना त्रिपाठी जी। देखिए, ये सवाल बड़ा है और पता नहीं, हो सकता है कि वो बड़े मासूम व्यक्ति हों, बहुत नेक नियत व्यक्ति हों, लेकिन जवाद सिद्दीकी जो इसके चेयरमैन हैं, उनसे अभी तक पूछताछ की या उनके बारे में किसी जानकारी की मैंने अब तक कोई खबर नहीं सुनी है। न तो मीडिया में उस तरह से वो आया है, और न ही जो एजेंसीज हैं जो कहते हैं ना कि कुछ ऑफलाइन ब्रीफिंग होती है, तो उसमें भी उनका नाम नहीं आया है। ये थोड़ी चिंता की बात है। आपने जो सवाल पूछा बड़ा रोचक है, और उसके बारे में जब मैं पढ़ रहा था, कमाल की बात यह है कि इसको AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया, इसके एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा था। जो कश्मीर से आप कह रहे हैं कि कश्मीर से क्यों ज्यादा लोग आए, तो AMU और जामिया मिलिया उसके विकल्प के तौर पर इसको प्रस्तुत किया जाता था। जो डॉक्टर शाहीन हैं, इनके बारे में तो मतलब जो पता चला, ये सचमुच चिंता की बात है। किसी ने बताया कि ये जो हिंदू लड़कियां थीं, उनको मुस्लिम लड़कों के संपर्क में मिलाती थी। डॉक्टर शाहीन जो फीमेल डॉक्टर हैं, उनका तलाक भी हो गया है। वो मेरे ख्याल से वो भी आपने देखा होगा, उनके पति भी कह रहे हैं कि चूंकि विदेश जाना चाहती थी, इनके 2 बच्चे भी हैं जैसा उनके पति बता रहे हैं। उन लड़कों मुस्लिम लड़कों से वो मिलाती थी और प्रयास करती थी ये बताने का कि देखो ईमान की बात है, इस्लाम क्या है, मुसलमान कैसे है। और इनका जो अपने पति से तलाक हुआ, उसकी भी बड़ी वजह ये रही कि ये उस तरफ मुड़ गई। इनके पति कानपुर में है, कानपुर की जो पुलिस है वो भी जांच कर रही है, पता कर रही है कि क्या कुछ है। तो एक तरह से अल फलाह यूनिवर्सिटी ऐसे जो रेडिकल इस्लामिस्ट लोग थे उनका एक अड्डा बना। जम्मू कश्मीर और विशेष करके उसमें साउथ कश्मीर, जहां बुरहान वानी हुआ, जहां दूसरे लोग हुए, जो एक समय में कहा जाता था कि भाई क्यों शिक्षक के बच्चे के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं, उस जगह से फिर से ये कोशिश की गई। पिछले कुछ समय से 2 साल मोटा मोटा कहा जा रहा है कि ये फिर से खड़ा किया गया, क्योंकि जब 5 अगस्त 2019 के बाद 370 के बाद सब कुछ खत्म हुआ, तो सारे अलगाववादी ढांचे ध्वस्त हो गए। ठीक है, इनके पास मस्जिदें भी बैठने के लिए नहीं रही, तो इनको लगा कि कहां और बैठना चाहिए। तो जो कहा जा रहा है कि ये सारे के सारे लोग मीटिंग भी यूनिवर्सिटी में करते थे, यानी अल फलाह यूनिवर्सिटी में करते थे। उसकी एक बड़ी वजह ये और थी कि दिल्ली NCR में फरीदाबाद पर उस तरह से लोगों का ध्यान नहीं था। यहां वो यूनिवर्सिटी है, आसपास में वो सेंटर है, तो ओवरऑल मतलब दिल्ली के बगल में है, दिल्ली के बगल में है। तो तीनों चारों वजह थी जिसकी वजह से बट ये प्रॉपर यूनिवर्सिटी है, मतलब एक्रेडिटेड UGC से मान्यता प्राप्त सब कुछ है। हरियाणा का प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट से है ये। अच्छा। और UGC से है, इंजीनियरिंग कॉलेज से शुरू हुआ और अब वहां ढेर सारे कोर्सेज चलते हैं। हालांकि पता नहीं, मतलब मैं भी फरीदाबाद जाते हुए कभी आज तक ध्यान ही भी नहीं आया कोई अल फलाह यूनिवर्सिटी भी। अच्छा, ठीक है सर। 2006 में शायद ये यूनिवर्सिटी आई, और कांग्रेस में जब हुड्डा की सरकार थी तब ये जाकर के यूनिवर्सिटी एक्ट, विधिवत विधानसभा में जो एक्ट पास हुआ था उसके अंतर्गत यूनिवर्सिटी आई थी, और UGC ने इसे 2015 में उसको स्वीकार किया था, यानी रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है, ओके सर। अब जो बात अभी विजय जी कह रहे थे ना, ये बात कई बार हम लोग कल से बता चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जाने क्या गुजरता भारत के ऊपर अगर अक्टूबर में श्रीनगर के नौगांव में कुछ पोस्टर जो चिपकाए गए थे उस पर वहां की पुलिस का ध्यान न जाता। ये पोस्टर जैश-ए मोहम्मद के समर्थन में लग रहे थे, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हो रहा था, बड़ी सामान्य बात थी, खासकर 2019 से पहले तो। लेकिन फिर भी श्रीनगर के SSP जो हैं चक्रवर्ती साहब, उन्होंने इसको गंभीरता से लिया। इसमें वहाँ के एक CID के जो इंचार्ज हैं उनका भी नाम लिया जा रहा है कि इन 2 लोगों ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया कि भाई ये फिनोमेना ऑल्दो कोई रेयर तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन 2019 से पहले होता था। 2019 के बाद बंद हो गया था ये सिलसिला पोस्टर वगैरह लगने का। ये दोबारा कर रहा है कौन? तो इसको ढूंढो, इन लड़कों को। इसके बाद ये परतें खुली। मैं ये बार बार बात इसलिए कह रहा हूं कि ये इग्नोर भी कर देता है उस वक्त कोई, तो कोई बड़ी बात नहीं थी, बट उन जिम्मेदार अफसरों ने इसको इग्नोर नहीं किया, जम्मू कश्मीर पुलिस के। और फिर उन लड़कों को CCTV से पहचाना गया, उनके पास पहुंचे, उन्होंने कहा साहब हमको तो पैसे दिए थे। तो किसने दिए थे? इमाम साहब ने कहा था। कौन इमाम है? फिर इमाम के पास पहुंचे। ये इमाम है इरफान अहमद, और ये इरफान अहमद ही है की पर्सन। ये तो डॉक्टर यहां पर हमको दिख रहा है कि इन लोगों ने किया, क्योंकि ये करने वाले हैं। ये वो आदमी है जिन्होंने इन डॉक्टरों के मन में जहर भरा, जिन्होंने इनको
जिहादी बनाया, आतंकवादी बनाया। और ये मेडिकल स्टूडेंट्स को ब्रेन वॉश करने वाला आदमी था। इरफान अहमद जम्मू कश्मीर के शोपियां का रहने वाला है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया है। 7 लोगों जो टोटल अरेस्ट हुए उसमें ये भी है। श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर ये पहले काम कर चुका था, इसलिए इन डॉक्टर्स के संपर्क में आया। तो ये एसएसपी ने इस बात को पकड़ा, इमाम तक पहुंचे, इमाम ने इनको पहुंचाया आदिल तक, सहारनपुर में जो पकड़ा गया था। वहां से फिर मुजम्मिल से फिर शाहीन जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, और फिर फाइनली उमर को ये लोग ढूंढने लगे, लेकिन तब तक उमर ने धमाका कर दिया था। तो ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि 12 जाने गई हैं, लेकिन जाने सैकड़ों लाशें बिछ जाती अगर ये कामयाब हो जाते, अगर उस पोस्टर की घटना को उन पुलिस वालों ने गंभीरता से ना लिया हो। दरअसल 4 अक्टूबर को डॉक्टर आदिल की शादी हुई थी सर, 4 अक्टूबर को। और 4 अक्टूबर को आदिल की शादी के अंदर ये सारा ग्रुप मिला था और उन्होंने यहाँ से प्लानिंग की थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर में फिर से जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाना है, और आदिल ने इसकी जिम्मेदारी उठाई थी पोस्टर लगाने की। 4 अक्टूबर को उसकी शादी होती है, उसके बाद उसकी तैयारी करता है, और जब तमाम तरह के जब पोस्टर लगते हैं और जब पोस्टर के CCTV खंगाले जाते हैं कि भाई कौन व्यक्ति वहाँ दिख रहा है, तो वहाँ से खबर लगती है, फिर आदिल अरेस्ट होता है। तो ये पूरा जो नेटवर्क जो जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसीज ने फाइंड आउट करा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो ये मेडिकल कॉलेज फल जो कॉलेज है, इस कॉलेज की इतनी बड़ी इसकी कॉन्स्पिरेसी निकल रही कि कॉलेज इतना इन्वॉल्व था कि यहाँ स्टूडेंट पढ़े, कॉलेज के लेबोरेटरी को इस्तेमाल किया गया, कॉलेज के अंदर बैठकें होती थी, कॉलेज के अंदर सारी योजनाएं बनती थी। तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया कि इस कॉलेज का लाइसेंस सस्पेंड किया जाए। जो कॉलेज इतना बड़ा व्हाइट कॉलर टेरर मॉडल को ट्रेनिंग दे रहा था, वहाँ बैठकें हो रही थी, वहाँ से डॉक्टर पढ़ के निकल रहे हैं, और अभी तो ये डॉक्टर जो 8 पकड़ाई में आए सिर्फ वही डॉक्टर है। हो सकता है कहीं और डॉक्टर जो पढ़ रहे हैं वहाँ पर स्टूडेंट, उनका माइंड ब्रेन वॉश कर दिया गया हो, वहाँ पर हो कोई और बैठक की गई हो, कुछ और लोग वहाँ जुड़े हो, क्या उनके हॉस्टल में जो कॉलेज का हॉस्टल है वहाँ इस मानसिकता के लोग रह रहे हैं, वहाँ ऐसी क्या सामग्री है। तो मुझे लग रहा है इसकी बहुत गहराई से जांच होना चाहिए, और सिर्फ ये एक जो कॉलेज है कि यही 4 लोग नहीं और भी नहीं, बिल्कुल 400 लोग होंगे जो जुड़े होंगे, कहीं और नेटवर्क जुड़ा होगा, कहीं और कॉलेज भी जुड़े होंगे इस तरह के। ये अकेला कॉलेज नहीं है फरीदाबाद का। भाई जैसे ये जो आदिल था, मैं आपकी बात सहमत हूं, ये आदिल जो था व्यक्ति, अभी इसके बारे में बताया बड़ी बात जो सहारनपुर से पकड़ा गया। आप सोचिए ना, कश्मीर का लड़का नौकरी कर रहा है अच्छी खासी, क्यों गया है सहारनपुर प्रैक्टिस करने के लिए? ऑब्वियसली ये यूपी में जाकर के कुछ एक नेटवर्क बनाना चाहता होगा अपना। उससे बड़ी बात क्या कॉलेज का मैनेजमेंट इसमें शामिल है या नहीं है, ट्रस्ट के लोग शामिल हैं या नहीं है। 70 एकड़ में वो यूनिवर्सिटी है, और कोई बहुत वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया जो है, वो गांव है, उसके पास से यूनिवर्सिटी खड़ी की गई है। मजेदार बात है कि इतने दिल्ली से कोई बहुत दूर तो है नहीं फरीदाबाद, और इस पर नजर नहीं रही है। एक और भी चर्चा चल रही थी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने यदि ये सारी इंफॉर्मेशन दिल्ली पुलिस के साथ एडवांस में शेयर किया हुआ होता तो संभवतः ये सारे पकड़े गए होते। लेकिन शायद यह भी ये बात आ रही है, इसे मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, ये बात चर्चा चली है कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने इसके बारे में जो है वो FIR भी दर्ज नहीं किया, और साथ में जो सूचनाएं शेयर करनी चाहिए थी एडवांस में, वो सूचनाएं भी शेयर नहीं किया। इसीलिए एक दूसरे के साथ यही कारण है कि ये पैनिक बटन में, बीच दिन में कहानी कुर्सी के समय आ रहा था, मैं अब नहीं जान रहा हूं, लेकिन मैं एक चीज जिक्र कर देना चाहता हूं। उस दिन मैं आ रहा था तो ISBT के आगे एक सड़क पूरी तरीके से जाम कर दिया गया था, और दूसरे साइड पूरा खाली था। मैं भी परेशान था कि मैं सोचा था कि सौरभ जी रोज बोलते हैं कि सर लेट ही आ जाते हैं, तो थोड़ा सा जल्दी निकला जाए, और उस जाम में मैं फंसा। मजेदार बात हुई कि मैं पुलिस को कोस रहा था, लेकिन उस रास्ते पर पूरा पुलिस भरी हुई थी। ये दोपहर के 12 बजे की घटना है, यानी कि पुलिस को कहीं ना कहीं ये सुराग थी कि भाई इस प्रकार का मॉड्यूल यहां पर काम कर रहा है। की बात कर रहे हैं उसी दिन की मैं बात कर रहा हूं, बॉम्बिंग वाले दिन वो तो क्लियर है, वो तो मैंने आप बताया ना, जब ये लोग पकड़े गए। देखिए 10 तारीख को बॉम्बिंग हुई, 9 तारीख को प्लान हो गया। 9 तारीख रात में बॉम्बिंग हुई थी। सुनिए तो सर, उसी रात में उसी की बात कर रहा हूं। 9 तारीख को 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलता है, और 10 तारीख की सुबह ही तो 2600 किलो मिला था। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और मैंने आपको बताया कि पुलिस को मालूम था कि ये उमर फरार है, वो इसको ढूंढ रहे थे, और ये पैनिक में घूम रहा था। तो ये लाल किले में 3 घंटे बैठा रहा। अच्छा, उसमें भी इंटरेस्टिंग जानकारी CCTV फुटेज से जो मिली है, ये वहां की पार्किंग में, लाल किले की पार्किंग में 3 घंटे बैठा रहा, और गाड़ी से एक बार भी नहीं उतरा। मतलब ये जो भी कुछ लेके चला था जहां से भी, यूनिवर्सिटी से या कहीं से, उसके बाद ये गाड़ी से उतरा ही नहीं है।
यूनिवर्सिटी से तो सुबह निकल गए, हाँ, तो ये he has not stepped out of the car even once. देखिए एक जो है, ये मैं कोट भी कर रहा हूँ क्योंकि ये नवदुनिया में मैं पढ़ रहा हूँ इसको। ये जो जवाद अहमद सिद्दीकी है, ये मूलतः महू का रहने वाला है, मध्य प्रदेश। और इसके बारे में लिखा हुआ है, ये रिपोर्ट वेरीफाई तो एजेंसीज करेंगी, कि अल फलाह इन्वेस्टमेंट कंपनी खोली, उसमें जो कोशिश वही होती है कि पैसा दोगे तो ज़्यादा लगेगा, फ्रॉड करके भागा। 2001 में ये शिफ्ट हो गया दिल्ली। इसके पिता वहाँ के काजी बताए जाते हैं, जो इसमें लिखा हुआ है जी। और इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये कई बार हम लोग चर्चा करते हैं छांगुर के संदर्भ में भी। कोई भी आदमी जब इस तरह से अनाप शनाप बड़ा होता है, कोई भी आदमी जब इस तरह से संपत्ति बनाता है, तो हमारी वो एजेंसियां, हमारे वो प्रशासनिक अधिकारी वो कहां सोए रहते हैं, ये भी बड़ा सवाल। अभी आप किसकी रेफरेंस में बोल रहे हैं बात? अभी मैं जवाद अहमद सिद्दीकी के रेफरेंस में बोल रहा हूं, यूनिवर्सिटी ये जो चेयरमैन है उसके बारे में बोल रहा हूं। समय नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना सर आपसे नहीं, बस केवल एक लाइन बोल रहा हूँ, आप समय की कि कुछ मुझे सोर्सेज ने कहा कि अभी अगले 2-3 दिन में बड़ा बुलडोजर एक्शन होने वाला है, ये सारा हरियाणा और उत्तर प्रदेश इस केस से जुड़े हुए लोगों पर, मे भी यूनिवर्सिटी पर भी कुछ हो, मे भी। अब देखें आगे हम लोग बात जरूर करूंगा, इस हिस्से में करना चाह रहा था। देखिए ये जितने ये मुजम्मिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, सर जाने पड़ेगा, कपिल सिब्बल जो है वो चले जाएं, मुजम्मिल हो, आदिल हो, उमर हो, ये तीन जो मुख्य नाम जो आए हैं, तीनों कश्मीर के थे। लेकिन ये जो महिला है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। भाई कश्मीर के आदमी लड़के ने तो बम गोली बंदूक देखा नहीं तो सुना तो है ही। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा भी वहां बहुत ज्यादा चलता है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां, सेना दिखती भी है वहां पे खड़ी हुई, सीआरपीएफ दिखती है, पुलिस दिखती है। उसके मन में कहीं कोई जहर का बीज बोया और वो कोई वृक्ष बन जाए, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इस महिला को क्या दुख था, ये क्यों इनके साथ मिली? क्या ये दोनों किस्म की रेडिकलाइजेशन अलग नहीं है? सर उनका मोटिव और इसका मोटिव ये कैसे मेल खा रहा है?